Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important factors of 23rd August 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about 15th BRICS Summit. This topic is important from our syllabus GS Paper 2 International Relations point of view. पहले ब्रिक्स की पूरी बैकग्राउंड समझते हैं और फिर करंट कॉन्टेक्स्ट पे आएंगे. देखिए ब्रिक्स ये जो 5 टर्म्स हैं दे स्टैंड फॉर बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका. तो दिस इज अ इंटरनेशनल ग्रुपिंग ऑफ दीज 5 कंट्रीज. और ब्रिक्स आखिर क्यों बनाया गया, क्या कंडीशंस थे दैट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ब्रिक्स, वो भी जरा समझिए. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद धीरे धीरे एक बार के लिए तो पूरी की पूरी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गई थी बिकॉज ऑफ द कैटेस्ट्रॉफी ऑफ वर्ल्ड वॉर 2. उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए इंटरनेशनल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स बनाए गए, नए नए इंस्टीट्यूशंस बनाए गए. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, जिनको हम लोग ब्रेटन वुड ट्विंस नाम से भी जानते हैं बिकॉज दे वर क्रिएटेड एज ए रिजल्ट ऑफ ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस दैट वाज हेल्ड इन यूएस इन द लास्ट लेग ऑफ वर्ल्ड वॉर 2. तो ये जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ग्लोबल इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, ये सारे इंस्टीट्यूशंस पे एक तरीके की एलिगेशन लगाई जाती है बार बार कि दे फेवर यूएस और दे एक्ट इन अ बायस्ड मैनर इन फेवर ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली यूएस. और यही कारण है कि गाइडेड बाय द आइडिया ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन, मतलब कोऑपरेशन अमंग्स द डेवलपिंग कंट्रीज, दुनिया भर में ऐसी डिमांड चल रही है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको खुद के भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डेवलप करने चाहिए पैरेलल टू दीज ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक. और इसी आइडिया से इंस्पायर होकर के फिर 21st सेंचुरी में बनाया गया ब्रिक्स. ब्रिक्स इज नॉट जस्ट अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ब्रिक्स इज एन ओवरऑल ग्रुपिंग ऑफ दीज 5 कंट्रीज. लेकिन इसके अंदर अलग अलग एरियाज में कोऑपरेशन प्रमोट किया जाता है, चाहे वो ग्लोबल पॉलिटिक्स हो, सिक्योरिटी हो. लेकिन ज़्यादातर आप कोऑपरेशन देखोगे फाइनेंशियल सेक्टर में है. क्लाइमेट चेंज में भी कुछ कोऑपरेशंस हैं, बट फाइनेंशियल सेक्टर में अभी तक काफ़ी सारे कंक्रीट स्टेप्स लिए गए हैं. तो आई होप आई हैव बीन एबल टू मेक थिंग्स क्लियर सो फार. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से जो भी ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं वो यूएस डोमिनेटेड हैं एंड दे आर बायस्ड इन फेवर ऑफ द वेस्टर्न इकोनॉमीज, ऐसा उनके ऊपर एलिगेशंस लगते रहे हैं. इनमें फोर फ्रंट में आते हैं आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक. तो फिर उनके पैरेलल इंस्टीट्यूशंस बनाए जा रहे हैं वर्ल्ड वाइड गाइडेड बाय द आइडिया ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन, मतलब कोऑपरेशन अमंग्स द डेवलपिंग कंट्रीज. और उसमें से ही एक इंस्टीट्यूशन है ब्रिक्स. ब्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है दैट केम फ्रॉम एन इकोनॉमिस्ट जिनका नाम है जिम ओ नील. इन्होंने इन द ईयर 2001, ही इज अ ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, तो उन्होंने सजेस्ट किया ये आइडिया कि जो 21st सेंचुरी है दैट इट इज गोइंग टू बी डोमिनेटेड बाय दीज 4 मेजर कंट्रीज, BRIC, ब्राजील, रसिया, इंडिया एंड चाइना. क्यों? क्योंकि इन इकोनॉमीज में मिडिल क्लास पॉपुलेशन ज़्यादा है. उसके अलावा इनका ओवरऑल पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है. मिडिल क्लास पॉपुलेशन ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि फ्यूचर में डिमांड बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है. मिडिल क्लास ज़्यादा होने का मतलब है कि डिमांड ज़्यादा क्रिएट करेंगे फ्यूचर में. जब वो उनकी इनकम बढ़ेगी तो दे विल ड्राइव द इकोनॉमी मोर बाय क्रिएटिंग मोर डिमांड. तो जिम ओनील ने ये सारी चीज़ें देखते हुए कहा कि ये जो वेस्टर्न इकोनॉमीज हैं प्लस जापान वगैरह, दे आर ऑलरेडी क्वाइट डेवलप्ड, वहाँ पे रिच पॉपुलेशन ज़्यादा है. और इस कारण से अब फ्यूचर में इनका इकोनॉमी के अंदर डिमांड ड्रिवन ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी कम हो गई है क्योंकि द हायर रिच पॉपुलेशन मीन्स लोअर पोटेंशियल. बट दीज कंट्रीज ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, दे हैव ह्यूज पॉपुलेशन एंड प्लस दे हैव लार्ज नंबर ऑफ मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पॉपुलेशन, जो धीरे धीरे जिनका इनकम बढ़ेगा एंड दैट middle class will create demand and that will bring growth in such economies. And that is why he said that these economies are going to be the drivers of the world economy in the 21st century. और अगर ये आपस में कोलैबोरेट करते हैं तो दीज कैन बी द वर्ल्ड लीडर्स इन 21st सेंचुरी, ऐसा उनका प्रोजेक्शन था. और यही आइडिया से इंस्पायर होकर के जिम ओनील का ये आइडिया था ही. और 21st सेंचुरी में चाइना ऑल्सो वांट्स टू इमर्ज एज ए सुपर पावर, रसिया ऑल्सो वांट्स टू रिवाइव इट्स लॉस्ट ग्लोरी, इंडिया ऑल्सो वांट्स टू become one of the power center in global politics.
तो गाइडेड बाय सच इंटरेस्ट फिर 2009 में एज पर द सजेशंस ऑफ जिम ओनील इंस्टीट्यूशन बनाया गया ब्रिक, इन 4 देशों की ग्रुपिंग, ब्राजील, रसिया, इंडिया एंड चाइना। इसकी पहली कॉन्फ्रेंस हुई याकातरीनबर्ग, इसी 2009 में फर्स्ट समिट हुई याकातरीनबर्ग रसिया में। वहां पे सिर्फ 4 देश मिले, ब्राजील, रसिया, इंडिया एंड चाइना। 2010 में साउथ अफ्रीका ज्वाइंड द ब्रिक एंड आफ्टर दैट इट बिकेम ब्रिक्स। साउथ अफ्रीका का आर्ग्यूमेंट ये था कि साउथ अफ्रीका के अंदर भी सिमिलर इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, मिडिल क्लास पॉपुलेशन ज़्यादा है, फ्यूचर में ग्रोथ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, दैट इज वाई साउथ अफ्रीका शुड ऑल्सो बी मेड पार्ट ऑफ ब्रिक, एंड दैट इज हाउ इन 2010 ब्रिक बिकेम ब्रिक्स। और उसके बाद से हर साल ब्रिक्स की समिट होती रहती है। और जो इम्पोर्टेंट समिट उसके बाद हुई, 2009 वाज द फर्स्ट समिट, इनॉग्रल समिट हेल्ड इन याकातरीनबर्ग रसिया। 2010 में ब्रिक बिकेम ब्रिक्स। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट समिट है ब्रिक्स की, वो हुई थी 2014 में इन फोर्टेलेजा ब्राजील, दैट वाज सिक्स्थ ब्रिक्स समिट। फोर्टेलेजा के अंदर इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए गए, वहीं पे बनाया गया न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम लोग ब्रिक्स बैंक भी कह देते हैं कभी कभार। ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक इज हेडक्वार्टर्ड इन संघाई चाइना एंड इट कैन बी कंसिडर्ड एज एन ऑल्टरनेटिव टू वर्ल्ड बैंक। हमने पहले ही कहा है कि ब्रिक्स को मेनली क्रिएट किया गया है फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन। तो ब्रिक्स के अंदर इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसे डेवलप किए जा रहे हैं दैट कुड एक्ट एज एन ऑल्टरनेटिव to the global financial institutions like IMF and World Bank that are mainly dominated by the Western economies, especially US। तो वर्ल्ड बैंक का काउंटर या ऑल्टरनेटिव बनाया गया ब्रिक्स बैंक। सिमिलरली आईएमएफ का ऑल्टरनेटिव बनाया गया इसी फोर्टिलेजा समिट में, कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट, CRA। सो दिस इज हाउ ब्रिक्स हैज बीन सपोर्टिंग द आइडिया ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस। तो ब्रिक्स का जैसे कि मैंने आपको बताया हर साल समिट होती है। 2021 में द चेयरमैनशिप बिलोंग टू इंडिया, 2022 में इट बिलोंग टू चाइना, एंड देन 2023 में इसकी चेयरमैनशिप होल्ड कर रहा है साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स के अगर रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें, जो किसी भी मेंस के क्वेश्चन अगर ब्रिक्स पे आता है तो इंट्रोडक्शन में हेल्पफुल हो सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ ऐसे हैं कि 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन बिलोंग्स टू दीज 5 कंट्रीज and 25% of global GDP belongs to these 5 countries, BRICS. Fastest growing economy, just at least India and China are member of BRICS. प्राइम एजेंडा क्या है? जियो पॉलिटिकल कोऑपरेशन, मतलब पूरा जो ग्लोबल ऑर्डर है, ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है दैट इज डोमिनेटेड बाय वेस्ट, उसको चैलेंज किया जाए एंड धीरे धीरे जो जियो पॉलिटिकल इक्वेशंस हैं वर्ल्ड वाइड उनको चेंज करके वेस्ट डोमिनेटेड ग्लोबल ऑर्डर को थोड़ा सा डाइल्यूट किया जाए, दैट इज वन एजेंडा ऑफ ब्रिक्स। दूसरा इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑफ कोर्स, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के ऑल्टरनेटिव्स डेवलप किए गए हैं। वर्ल्ड बैंक ऑल्टरनेटिव इन द फॉर्म ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर इनिशियल फंडिंग की गई है $50 बिलियन की, $10 बिलियन ईच फ्रॉम द 5 मेंबर कंट्रीज। वो वर्ल्ड बैंक ऑल्टरनेटिव है विच विल गिव डेवलपमेंटल लोन्स टू द मेंबर कंट्रीज। और आईएमएफ का ऑल्टरनेटिव है कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट, यानी कि आईएमएफ जैसे कंट्रीज को हेल्प करता है विथ बेल आउट ड्यूरिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। सिमिलरली दिस कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट में $100 बिलियन का फंड बनाया गया है विच विल बी यूज टू बेल आउट कंट्रीज ड्यूरिंग बीओपी क्राइसिस। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में तो हर एक देश ने $10 बिलियन ईच मिलाया है, लेकिन कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट में चाइना ने 41% कंट्रीब्यूशन किया है, जबकि इंडिया, रसिया और ब्राजील ने $18 बिलियन का कंट्रीब्यूशन किया और साउथ अफ्रीका ने बस $5 बिलियन का कंट्रीब्यूशन किया है। एंड कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट जस्ट लाइक आईएमएफ, इसका फंड का इस्तेमाल किया जाएगा टू बेल आउट कंट्रीज इन केस ऑफ बीओपी क्राइसिस। उसके अलावा रसिया यूक्रेन की वॉर के बाद स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम जो है, जो इंटरनेशनल पेमेंट के वक्त मैसेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आपको बैंक ऑफ अमेरिका से पैसा ट्रांसफर करना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो वहां पे तो आरबीआई का ओवरऑल सर्विलेंस नहीं चलेगा ना, मैसेजिंग सिस्टम एंड ओवरऑल सर्विलेंस विल नॉट बी देयर मैनेज्ड बाय आरबीआई, क्योंकि इंटरनेशनल पेमेंट है। तो इंटरनेशनल पेमेंट में मैसेजिंग के लिए एक सिस्टम होता है स्विफ्ट। स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम के लिए
रसिया पे बैन लगा दिया गया ड्यूरिंग और आफ्टर रसिया यूक्रेन वॉर। तो वहां पे भी हमें एक बात समझ आई कि स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम इज बीइंग डोमिनेटेड बाय द वेस्टर्न इकोनॉमीज। और अगर कभी भी हम पांच देश, इंडिया जैसे, रसिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका या चाइना जैसे देश, अगर कोई भी ऐसा काम करते हैं जो जिससे वेस्ट कंट्रीज हैप्पी नहीं होंगे, सो दे विल पुट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सैंक्शंस ओवर अस। उसमें से एक सैंक्शन ये स्विफ्ट सैंक्शन भी है। स्विफ्ट बैन लगा दिया जाएगा, इंटरनेशनल पेमेंट फ्रीज हो जाएगा हमारा, क्योंकि स्विफ्ट मैसेजिंग के बिना इंटरनेशनल पेमेंट हो नहीं पाएगा। तो अब ब्रिक्स के ऊपर, ब्रिक्स प्लेटफॉर्म में स्विफ्ट का भी ऑल्टरनेटिव डेवलप करने की बातचीत चल रही है, जबकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का तो ऑल्टरनेटिव हम ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं ब्रिक्स प्लेटफॉर्म पे। अब आते हैं करंट कॉन्टेक्स्ट पे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर साल ब्रिक्स की समिट होती है, तो इस साल 2023 में ब्रिक्स की 15th समिट हो रही है, that is being held in Johannesburg, South Africa, because the chairmanship of BRICS in 2023 is with South Africa. Our Prime Minister Pradhan Mantri Narendra Modi is participating in person in this BRICS summit. बस रसिया के प्रेसिडेंट इन पर्सन नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे। उसके पीछे का कारण मैंने आपको बताया था, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट रिलीज किया है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अदरवाइज रिमेनिंग 4 कंट्रीज के हेड ऑफ द स्टेट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन पर्सन इन दिस 15th ब्रिक्स समिट, एंड दिस विल बी फॉर द फर्स्ट टाइम इन पर्सन मीटिंग ऑफ ब्रिक्स सिंस 2019, क्योंकि पैंडेमिक के कारण पिछले कई सालों से इन पर्सन समिट हुआ नहीं है। ये जो ब्रिक्स समिट हो रही है इस साल, 15th ब्रिक्स समिट इन जोहान्सबर्ग, इसका एक मेन एजेंडा होगा एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स एंड अलाउिंग न्यू कंट्रीज टू ज्वाइन ब्रिक्स एज मेंबर। इस पे चर्चा होगी, दैट वुड बी द मेन एजेंडा। तो एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स का क्या मामला है वो जरा समझिए। देखिए, कई सालों से, कम से कम 2-3 सालों से चाइना प्रपोज कर रहा है कि ब्रिक्स की मेंबरशिप ओपन की जानी चाहिए टू अदर सिमिलर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, ताकि ब्रिक्स का ओवरऑल वेटेज या स्टेचर ग्लोबल पॉलिटिक्स में मजबूत हो। लेकिन इसके पीछे जो रियल इंटेंशन बताया जा रहा है चाइना का, चाइना चाह रहा है कि मेंबरशिप ओपन हो और सिमिलर इकोनॉमीज ज्वाइन करें। बट इसके पीछे इंडिया का जो डर है, एप्रीहेंशन है, वो ये है कि चाइना ऐसे देशों का इंक्लूजन करा देगा जो नेचुरली चाइना को फेवर करते हैं या सपोर्ट करते हैं। इससे होगा क्या कि चाइना का डोमिनेंस ब्रिक्स प्लेटफॉर्म पे काफी ज्यादा ग्रो कर जाएगा, क्लाउड विल ग्रो फॉर चाइना, एंड दैट इज वाई कंट्रीज लाइक इंडिया एंड रशिया, Brazil were not in favor of expansion of BRICS and allowing new countries to join BRICS as a new member. लेकिन अब धीरे धीरे ब्राजील ने भी अपना स्टैंड चेंज कर लिया। ब्राजील इज नाउ ऑल्सो ओपन फॉर इंक्लूजन ऑफ न्यू मेंबर्स। रसिया सिमिलरली इज नाउ ओपन फॉर इंक्लूजन ऑफ न्यू मेंबर्स। तो अब सारा का सारा जो प्रेशर है इंडिया के ऊपर है। अब देखना होगा, ये जो समिट है ब्रिक्स समिट, ये 3 दिन तक चलेगी। 22 अगस्त से शुरू हुई है, इट विल कंटिन्यू टिल 24 अगस्त, यानी कि कल तक चलेगी। देखते हैं ये न्यू मेंबर्स को इंक्लूजन से रिलेटेड जोहान्सबर्ग में कोई प्रपोजल लाया जाता है कि नहीं, और उस पर इंडिया कैसे वोट करता है, दैट इज येट टू बी सीन। तो 15th ब्रिक्स समिट, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या ऑर्डर इज डोमिनेटेड बाय द वेस्ट, स्पेशली द यूएस। तो इसी को चेंज करने के लिए, गाइडेड बाय द आइडिया ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन, हमने ब्रिक्स ग्रुपिंग बनाया है, विच वाज मेनली सजेस्टेड बाय इकोनॉमिस्ट जिम ओ नील। 2009 वाज द इनॉग्रल समिट हेल्ड इन याकातरिनबर्ग, रसिया, जहां पे 4 कंट्रीज ब्रिक ने मीटिंग की थी। फिर साउथ अफ्रीका ज्वाइंट ब्रिक्स इन 2010। 2014 फोर्टेलेजा समिट, ब्राजील, वहां पे बनाया गया न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑल्टरनेटिव टू वर्ल्ड बैंक एंड कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट ऑल्टरनेटिव टू आईएमएफ। रिसेंट डेवलपमेंट क्या है? 15th समिट इज बीइंग हेल्ड इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। मेन discussion is about expansion of membership, and this has been proposed by China. So far this proposal has been opposed by India, but देखना होगा कि ये 15th ब्रिक्स समिट में फाइनल किन किन मामलों पे डिसीजन होता है। तो 15th ब्रिक्स समिट को मैं एक बार फिर कवर करूंगा जब ये पूरी तरह से कंक्लूड हो जाएगा ये समिट। वहां पे मैं बताऊंगा कि इस 15th ब्रिक्स समिट में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए हैं। वहां पे ब्रिक्स की हिस्ट्री में नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसको मैंने आज ही कवर कर लिया है। ब्रिक्स के ऊपर यूपीएससी ने 2014 प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about micro irrigation. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view.
इरिगेशन की टेक्निक पहले समझते हैं, सिंचाई की टेक्निक। सिंचाई की में सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली टेक्निक है कनाल इरिगेशन। कनाल इरिगेशन में होता क्या है कि एक बड़ा सा रिवर है या उसका कोई रिवर चैनल है, वहां से कोई कैनाल बना दिया जाता है और वहां से फिर पानी को डाइवर्ट किया जाता है टुवर्ड्स द एग्रीकल्चरल लैंड। फिर वहां से छोटे छोटे चैनल्स बना करके पानी को एग्रीकल्चरल लैंड्स के अंदर लाया जाता है। तो कनाल इरिगेशन इज वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ इरिगेशन सो फार। उसके अलावा एक लिफ्ट ऑफ इरिगेशन भी होता है, जिसमें एक पंप लगा दिया जाता है जो किसी पॉन्ड से पानी को सक करता रहता है और एग्रीकल्चरल फील्ड में उसको डालता रहता है। तो canal irrigation and lift of irrigation are the two most widely used method of irrigation। लेकिन इन दोनों ही मेथड ऑफ इरिगेशन में प्रॉब्लम क्या होती है कि अक्सर रिक्वायरमेंट से ज्यादा पानी इस्तेमाल हो जाता है। इस कारण से होता क्या है कि वाटर का वेस्टेज भी होता है, प्लस कभी कभार एग्रीकल्चरल फील्ड में वाटर लॉगिंग भी हो जाता है। और वाटर लॉगिंग होने से होता क्या है कि जो अंडरग्राउंड सॉल्ट है वो सॉइल के ऊपर के सरफेस पे आ जाता है। देखिए कहीं पे भी वाटर लॉगिंग हो रहा है यानी कि पानी इकट्ठा हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि इस जगह पे इतना ज्यादा पानी आ गया कि ग्राउंड वाटर टेबल नीचे से उठ करके ऊपर तक आ गया। कहीं पे भी वाटर लॉगिंग का मतलब यही है कि ग्राउंड वाटर टेबल हैज राइजन फॉर द टाइम बीइंग टू द टॉप मोस्ट लेयर। तो जब भी ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर उठेगा, अपने साथ साथ वो कई सारा सॉल्ट जो सॉइल के सब सरफेस में है, लोअर सरफेस में है, वो सॉल्ट को लेकर के ऊपर आएगा ग्राउंड वाटर टेबल, और ऐसे पानी इकट्ठा हो जाएगा जिसको हम लोग कहेंगे वाटर लॉगिंग। फिर सनलाइट के कारण इवापोरेशन होता है, तो वाटर तो स्केप कर जाता है इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, बट द सॉल्ट इज रिमेन्ड और लेफ्ट बिहाइंड ऑन द एग्रीकल्चरल लैंड, जिस कारण से वाइट पैचेज पड़ जाते हैं सॉल्ट के कारण, और एग्रीकल्चरल लैंड सॉल्टी हो जाता है, सलाइन हो जाता है, जिस कारण से एग्रीकल्चरल लैंड की फर्टिलिटी खराब हो जाती है। तो प्रॉब्लम क्या है? अभी तक मैंने क्या बातें बताई? जो दो ट्रेडिशनली यूज किए जाने वाले इरिगेशन मेथड है, कैनाल इरिगेशन या लिफ्ट ऑफ इरिगेशन, उसमें दो प्रॉब्लम्स आती है मेनली। रिक्वायरमेंट से ज़्यादा वाटर का इस्तेमाल हो जाता है, इस कारण से वाटर यूज एफिशिएंसी नहीं रहती। और दूसरा, वाटर लॉगिंग के कारण सॉइल सैलिनिटी बढ़ जाती है, दैट रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अब इन प्रॉब्लम से बचने के लिए नए इरिगेशन टेक्निक्स भी डेवलप किए गए हैं, जिनको कहा जाता है माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स। माइक्रो इरिगेशन टेक्निक में दो टेक्निक्स ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं, फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किए जाते हैं, वो हैं ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन। इनका क्या मतलब है वो तो यहाँ डिफाइन किया हुआ है ही, बट इमेजेस से आराम से क्लियर हो जाएगा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ड्रिप इरिगेशन। एक पाइप लगा रहता है और जहाँ पे छोटे छोटे पंक्चर्स किए रहते हैं या होल किए रहते हैं नियर द रूट्स ऑफ द प्लांट्स, जहां से धीरे धीरे पानी ड्रिप होता रहता है डायरेक्टली इनटू द सॉइल और डायरेक्टली इनटू द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। इससे होता क्या है कि वाटर यूज एफिशिएंसी भी बढ़ती है, पानी का वेस्टेज भी नहीं होता है, वाटर लॉगिंग भी नहीं होती है, और सॉइल को के अंदर जो रूट्स होते हैं उनको सीधा सीधा पानी मिलता रहता है फॉर द पर्पस ऑफ इरिगेशन। ये है ड्रिप इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन कुछ ऐसा होता है, इसमें फाउंटेन लगे रहते हैं, वो ऐसे रोटेट करते रहते हैं जो चारों तरफ फिर वाटर को वो स्प्रिंकल करते रहते हैं इन द एयर, जिसके मदद से फिर पानी या इरिगेशन जो है वो प्लांट्स तक पहुंचाया जाता है। तो दीज आर माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स। और माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स के फायदे क्या हैं? ऑफ कोर्स जो इनके नुकसान थे ट्रेडिशनल इरिगेशन टेक्निक के, ट्रेडिशनल इरिगेशन जैसे कि कनाल या लिफ्ट ऑफ इरिगेशन के नुकसान थे वाटर लॉगिंग, वाटर यूज एफिशिएंसी का पुअर होना, सॉइल सैलिनिटी बढ़ना। वो सारे फायदे हैं माइक्रो इरिगेशन टेक्निक के। वाटर लॉगिंग नहीं होगी, वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ेगी, सॉइल सैलिनिटी का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, द रूट्स विल डायरेक्टली गेट ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। और इसी कारण से भारत सरकार की एक स्कीम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसके अंतर्गत दो कंपोनेंट्स लाए गए हैं। ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, दैट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2015। इसके अंदर दो कंपोनेंट हैं, हर खेत को पानी। तो हर खेत को पानी कंपोनेंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड को इरिगेशन
कवरेज के अंदर लाना चाहता है। मौजूदा टाइम में अगर देखा जाए तो अबाउट 50%, रफली अबाउट 50% ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया इज रेन फेड, मतलब डिपेंडेंट अपॉन मॉनसून फॉर वाटर, फॉर इरिगेशन। इसका मतलब अगर मॉनसून फेल हो जाता है तो क्रॉप फेलियर होने के चांसेस है, बिकॉज 50% ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड अप्रोक्सीमेटली इज रेन फेड। उसको घटाना है, रेन फेड एरिया को घटाना है, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को इरिगेशन कवरेज के अंदर लाना है। वो फोकस है पहला कंपोनेंट का ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस कंपोनेंट का नाम है हर खेत को पानी। दूसरा कंपोनेंट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मोर क्रॉप पर ड्रॉप। मोर क्रॉप पर ड्रॉप में फोकस किया जा रहा है वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाने पे वाइल इरिगेशन। और मोर क्रॉप पर ड्रॉप कंपोनेंट के अंतर्गत माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट किया जा रहा है, ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन को प्रमोट किया जा रहा है। सो माइक्रो इरिगेशन, उसके पहले जरा देखिए ट्रेडिशनल इरिगेशन के तरीके, कनाल इरिगेशन एंड लिफ्ट ऑफ इरिगेशन। इनकी प्रॉब्लम क्या है? वाटर लॉगिंग लीडिंग टू सैलिनिटी एंड लैक ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी। तो इनका ऑल्टरनेटिव हो सकता है माइक्रो इरिगेशन, विच इज ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन। इसी डायरेक्शन में एक स्कीम लाई गई है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसके दो कंपोनेंट हैं, हर खेत को पानी कंपोनेंट, दूसरा पर ड्रॉप मोर क्रॉप, विच विल फोकस ऑन प्रमोटिंग माइक्रो इरिगेशन। इस टॉपिक के बेसिस पे यूपीएससी ने प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में ही सवाल पूछ रखा है। ये क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 का, जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। और ये सवाल आया था यूपीएससी मेंस 2021 में, दैट वाज ऑन माइक्रो इरिगेशन टेक्निक, कि माइक्रो इरिगेशन के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो माइक्रो इरिगेशन के फायदे नुकसान पूछे थे इस क्वेश्चन में। मैंने एकदम पॉइंट वाइज आपको दे दिया एज हिंट्स। वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ेगा, यील्ड क्रॉप्स का बढ़ता है, एनर्जी एफिशिएंट है ये मेथड, यानी कि पावर कंजम्पशन कम होगा ओवरऑल, लोअर कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर, वे वीड एंड डिजीज रिडक्शन होगा, कॉस्ट सेविंग होगा, अवॉइड वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। चैलेंजेस क्या है? अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। भले इलेक्ट्रिक पावर कम लगे लेकिन लगातार पावर सप्लाई चाहिए, बिजली की सप्लाई चाहिए। अभी कैनाल इरिगेशन में कोई बहुत ज्यादा बिजली सप्लाई नहीं चाहिए। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन इनिशियल कॉस्ट ज्यादा लगता है मशीन्स वगैरह लगाने में, ड्रिप इरिगेशन के या स्प्रिंकलर इरिगेशन के। डिक्लाइनिंग लैंड होल्डिंग एंड फार्म इनकम, जब छोटे छोटे लोग फार्मर्स की संख्या हो रही है ज़्यादा, उस हिसाब से लैंड होल्डिंग या उनकी साइज कम हो रही है, तो छोटे छोटे एरियाज में ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन को इम्प्लीमेंट कर पाना थोड़ा कठिन है। और रेगुलर मेंटेनेंस भी चाहिए ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन टेक्निक। सो दीज आर सर्टेन challenges associated with micro irrigation. The next article is about Bharat NCAP, India to launch its own car crash testing program. This topic is important from our syllabus GS paper 3, Indian economy point of view. थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं ताकि मेंस के इंट्रोडक्शन पार्ट में हमें हेल्प मिले। तो अगर हम कार रिलेटेड एक्सीडेंट एंड फैटेलिटीज का डेटा देखें, देन हमें पता चलेगा कि इंडिया हैज अबाउट 1% ऑफ वर्ल्ड्स व्हीकल, बट वी अकाउंट फॉर अबाउट 11% ऑफ ग्लोबल रोड क्रैश फैटेलिटीज। दुनिया का सिर्फ 1% व्हीकल हमारे देश में है, लेकिन रोड एक्सीडेंट में होने वाली डेथ्स में हमारा शेयर 11% है। दीज टू डेटा टुगेदर क्लियरली इंडिकेट्स कि हमारे देश के अंदर सेफ्टी मेजर्स इनफ नहीं है, लीडिंग टू मोर एंड मोर फैटेलिटीज ड्यूरिंग कार एक्सीडेंट। अभी सेफ्टी मेजर्स के लिए क्या करना चाहिए? सेफ्टी मेजर्स के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो करना चाहिए, गाड़ियां उसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाई जानी चाहिए। तो सेफ्टी मेजर्स के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो अभी तक हमारे देश में फॉलो किया जाता है वो है ग्लोबल एनकैप। एनकैप का फुल फॉर्म है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। इसको 2014 से फॉलो किया जा रहा है। ग्लोबल एनकैप में क्या किया जाता है कि कार की ऐसे क्रैश टेस्टिंग कराई जाती है। नए कार, जब कार मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो कार की क्रैश टेस्टिंग कराते हैं, और क्रैश टेस्टिंग के बाद अलग अलग कार को अलग अलग रेटिंग दी जाती है। तो कार को 64 किलोमीटर पर आवर से ला करके फ्रंटल क्रैश कराया जाता है, उसके अलावा साइड क्रैश कराया जाता है 50 किलोमीटर पर आवर एंड ऑल। और उसके बेसिस पे फिर कार के डिजाइन के बेसिस पे देखा जाता है कि अंदर जो डमी बैठा है उसके ऊपर कितना डैमेज हुआ, और उसके बेसिस पे कार को रेटिंग दी जाती है। इसको हम लोग कहते हैं एनकैप रेटिंग, ग्लोबल एनकैप रेटिंग, विच वेरीज फ्रॉम 1 to 5। तो ऐसा कुछ ग्लोबल एनकैप रेटिंग होता है। अलग अलग गाड़ियों का रेटिंग आप देखोगे, ज्यादातर आप देखोगे कि टाटा की जो गाड़ियां हैं उनका रेटिंग हाई रहता है, 5 स्टार रहता है।
ठीक है, ये थोड़ा पुराना डेटा है बट इट हैज बीन गिवन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हाउ डिफरेंट कार्स हैव डिफरेंट रेटिंग्स। 5 स्टार मीन्स बेस्ट रेटिंग, 1 स्टार ऑफ कोर्स पुअर, कुछ कुछ का तो 0 स्टार भी रहता है, नो स्टार एट ऑल। तो ग्लोबल एनकैप स्टैंडर्ड हैज बीन फॉलोड सो फार ड्यूरिंग कार क्रैश टेस्टिंग, और उसके बेसिस पे कार्स को रेटिंग दी जाती है वेरिंग फ्रॉम 1 स्टार टू 5 स्टार। एक नया न्यूज करंट डेवलपमेंट ये है कि भारत सरकार अब लेकर के आ रही है भारत एनकैप स्टैंडर्ड्स, जो एप्लीकेबल होगा हमारे देश के अंदर 1 अक्टूबर से। भारत एनकैप ग्लोबल एनकैप की तरह ही कार क्रैश टेस्टिंग के स्टैंडर्ड्स ले डाउन करेगा। यहाँ पे भी कार्स को भारत एनकैप के हिसाब से 1 स्टार टू 5 स्टार की रेटिंग दी जाएगी। लेकिन ग्लोबल एनकैप और भारत एनकैप में छोटा सा अंतर है। देखिए, ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार पाने के लिए कार को स्कोर करना होगा 34 पॉइंट्स, 16 पॉइंट्स इन फ्रंटल क्रैश टेस्ट, 16 पॉइंट्स इन साइड क्रैश टेस्ट एंड 2 पॉइंट्स फॉर सीट बेल्ट रिमाइंडर्स फॉर 5 स्टार रेटिंग। इन ग्लोबल एनकैप 34 पॉइंट्स चाहिए होते हैं किसी भी कार को, लेकिन भारत एनकैप में 5 पॉइंट्स पाने के लिए कार हैज टू स्कोर ओनली 27 पॉइंट। तो यहाँ पे भारत एनकैप थोड़ा रिलैक्स्ड है एज कंपेयर टू ग्लोबल एनकैप। अलग अलग तरह की जो टेस्टिंग होती है, फ्रंटल टेस्टिंग, साइड टेस्टिंग, तो भारत एनकैप और ग्लोबल एनकैप में टेस्टिंग सिमिलर तरीके से ही होंगी। और जो टॉप स्पीड है फ्रंटल क्रैश के लिए, भारत और ग्लोबल एनकैप दोनों में ही 64 किलोमीटर पर आवर होगा। तो टाइप ऑफ टेस्टिंग सेम है, स्पीड सेम है, बस अंतर है 5 स्टार रेटिंग देने के लिए। एक में ग्लोबल एनकैप में 34 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, भारत एनकैप में 27 ही चाहिए होगा। तो आने वाले टाइम में, अभी तक आप जब भी कोई कार खरीदने जाते हैं या एड देखते हैं तो आप देखते हैं ग्लोबल एनकैप रेटिंग 5 स्टार। टाटा की गाड़ियों में काफी प्राउडली बताया जाता है 5 स्टार रेटिंग, दैट इज ग्लोबल एनकैप रेटिंग। बट आने वाले टाइम में आप देख सकते हैं गाड़ियों में भारत एनकैप की भी चर्चा होगी, क्योंकि इट इज बीइंग लॉन्च्ड सिंस 1 यानी कि 1 अक्टूबर। भारत एनकैप, ये डेटा याद रखिएगा, 1 and 11% वाला, दिस क्लियरली इंडिकेट्स की पुअर कार सेफ्टी स्टैंडर्ड इन आवर कंट्री। अभी हमारे देश में कार सेफ्टी स्टैंडर्ड में फॉलो किया जाता है ग्लोबल एनकैप। अभी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के लिए, ज्यादा इजी तरीके से स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके इंप्लीमेंट करने के लिए भारत सरकार लॉन्च कर रही है भारत एनकैप, विच विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023। ग्लोबल एनकैप और भारत एनकैप में खाली अंतर अगर है कहीं तो 5 स्टार रेटिंग पे है, 27 पॉइंट्स और 37 पॉइंट। अदरवाइज टाइप ऑफ टेस्ट या स्पीड में दोनों सिमिलर है। देन आई स्टार्ट लेट्स अबाउट पिरिपकुरा ट्राइब। ये जो टॉपिक है, दिस एट बेस्ट कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस में इसके आने के चांसेस कम है, बट हाँ, एसए में और एथिक्स में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सीधा सीधा पूछेगा नहीं, लेकिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो न्यूज क्या है, देखिए, ये साउथ अमेरिकन रीजन है, उसमें यहाँ पे हमने डिपिक्ट किया है अमेजन बेसिन, अमेजन रिवर, और वहाँ पे अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन जो है, वहाँ पे है अमेजन रेन फॉरेस्ट, विच इज वर्ल्ड्स मोस्ट डेंस रेन फॉरेस्ट। ठीक है, अमेजन बेसिन, अमेजन फॉरेस्ट। और उसमें ब्राजील के अंदर ये वाला रीजन है जिसको हम लोग कहते हैं माटो ग्रासो रीजन। माटो ग्रासो रीजन के अंदर एक स्पेशल ट्राइब के लोग रहते थे जिनका नाम था पिरिपकुरा, पिरिपकुरा ट्राइब, इंडिजिनस ट्राइब ऑफ माटो ग्रासो रीजन। बट बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, बट बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज, धीरे धीरे बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ये जो पिरपकुरा ट्राइब का पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे खत्म होने लगा और अभी बिल्कुल एक्सटिंक्ट के कगार पे आ गया। इट हैज बीन ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन। ये न्यूज में क्यों आया है पिरपकुरा ट्राइब, क्योंकि इसके लास्ट सर्वाइविंग 2 लोग बचे हैं बस। ये पकई एंड तमंदुआ आर द फाइनल नोन आइसोलेटेड मेंबर ऑफ पिरपकुरा ट्राइब फाउंड इन माटो ग्रासो रीजन ऑफ अमेजन रेन फॉरेस्ट। तो सोचने वाली बात है, ये सिर्फ जानवर ही नहीं कम हो रहे हैं, या अलग अलग प्लांट्स या एनिमल स्पीसीज ही कम नहीं हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट नहीं हो रहे हैं। दोज पीपल ऑल्सो हु आर डायरेक्टली कनेक्टेड विथ नेचर, हु वांट टू रिमेन इन नेचर, their population is also getting extinct because of indiscriminate deforestation and urbanization। तो हमने ऐसा एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन क्रिएट कर दिया एज ए ह्यूमन। एथिक्स में ऐसे में कैसे इस्तेमाल करेंगे वो जरा सोचिए।
ऐसा पैराडॉक्सिकल सिचुएशन हमने क्रिएट कर दिया है कि या तो हम इस पागलपन में खुद पार्टिसिपेट करें और सड़कें बनाएं, बड़ी बड़ी इमारतें बनाएं, बिल्डिंग्स बनाएं, ऑफिसेज बनाएं, तब हम सरवाइव कर पाएंगे। अगर हम नेचर के साथ होते हैं और नेचर में रहने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे हम भी एक्सटिंक्ट होने लगेंगे। ह्यूमंस का पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है लगातार। आज के डेट में 800 करोड़ जनसंख्या हो गई हमारी। एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स की पॉपुलेशन लगातार श्रिंक हो रही है बिकॉज ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट डिफॉरेस्टेशन। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर तरह के ह्यूमंस की पॉपुलेशन बढ़ रही है। दोज ह्यूमंस, इंडिजिनस ट्राइब हु वांट टू रिमेन एसोसिएटेड विथ नेचर, they are also getting extinct, and those humans who are getting into madness, I would say, indiscriminate urbanization, indiscriminate deforestation, they are thriving and surviving, but for the time being we are thriving, we are surviving, but for the time being, because ये जो pace है डेवलपमेंट का, दिस इज अनसस्टेनेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक ऐसा वक्त ऐसा भी आएगा जब जहाँ पे पॉल्यूशन का लेवल इतना बढ़ जाएगा या फॉरेस्ट का लेवल इतना ज़्यादा डिप्लीट हो जाएगा, रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज इतना डिप्लीट हो जाएगा कि फिर हमारा सर्वाइवल भी खतरे में आ जाएगा। लेकिन एक ऐसा रैट रेस चल रहा है अर्बनाइजेशन का एंड मोर एंड मोर सोफिस्टिकेशन का कि अगर हम रुक जाएंगे तो हमारी ऐसी हालत हो जाएगी, और अगर फास्ट पेस से बढ़ते रहेंगे तो कलेक्टिव डिक्लाइन तो तय है। राइट? अब दिस इज द मैडनेस into which we all are trapped. तो पिरिकपुरा ट्राइब फ्रॉम अमेजन रेन फॉरेस्ट ऑफ मैटो ग्रासो रीजन ब्राजील, ओनली 2 सेवियर्स आर फाउंड। कुछ दिनों में ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो डायनासोर्स की तरह पिरिकपुरा ट्राइब के लोगों का भी नाम लिया जाएगा कि ये कभी हुआ करते थे अमेजन बेसिन के मैटो ग्रासो रीजन में। तो इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, पे एज यू गो एंड नेशनल पेंशन स्कीम के बीच का अंतर। पे एज यू गो में जो इंटायर पेंशन इज बॉन्ड बाय द गवर्नमेंट, दैट इज ट्रू। नेशनल पेंशन स्कीम इज मैंडेटरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फॉर द स्टेट्स हु हैव अडॉप्टेड इट, दैट इज आल्सो ट्रू। एंड ग्रीन हाइड्रोजन में सवाल पूछा है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, राइट? तो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहला दूसरा तो करेक्ट ही है, तीसरा इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे 4 की जगह पे 2 होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। That's all from our side for today. Thanks for watching.